हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जाने हैं MHI 109 राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो है इसका पार्ट वाइज जो है समझा दिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है जो ब्रिटिश के द्वारा अधिवेशन हुए थे उस पर उन्होंने क्या प्रवृत्ति थी, भारतीयों की क्या प्रवृत्ति थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। ये सारे टॉपिक्स हमने उसमें फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिए। सेकेंड पार्ट में जो गांधी जी का आगमन कब हुआ और उसके बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कितने आंदोलन किए, वो सारे जो है हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें मैंने जो है 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है वो मैंने पहले वाली वीडियो में नहीं डाला था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले 1857 की विद्रोह से, बिकॉज ये 1857 है। उसके बाद जो है 1885 में जो है आपकी कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, वो अधिवेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे कि 1857 का विद्रोह का जो सबसे मेन कारण था, वो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको जो है ये बताना चाहूँगी, जो हमने पिछले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, कि भारत जो है सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे, वो अंग्रेज हमारे देश में जो है पैसा कमाने के लिए आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से पैसा कमाना और अपने देश में ले जाना, राइट। उनका मेन कारण तो यही था। तो पैसा कमाने के लिए क्या करते थे वो, किसानों को जो कंपनियां हैं, जो उन्होंने कारखाने खोले थे, उससे तो वो पैसा कमाते ही थे। अभी तो जो किसान आंदोलन देते थे उसको राजस्व इतना बढ़ा दिया उन्होंने कि खेती से भी वो पैसा कमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो है अपने तरीके से मनमाने राजस्व ढंग से राजस्व बढ़ाए, राजस्व माने लगान बढ़ा दिया। तो आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, इस्तेमारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त जिसे हम कहते हैं, और रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि जिसमें कि सीधे किसानों से जो अंग्रेज जो अधिकारी वसूलते थे 1/2 भाग। और महलवाड़ी बंदोबस्त में जो है वो गाँव के समूहों से करके एक गांव से जो है वो अपना लगान वसूलते थे। और जो आपका ईस्ट बरारी बंदोबस्त है, इसमें क्या होता था कि जमीनें जागीरदारों के पास होती थी। पहले राजा होता था, पहले जो शासन कर रहे हैं ब्रिटिश अधिकारी वो था, फिर उसके बाद जमींदार और जागीरदार, और उसके बाद किसानों से वो वसूलते थे। 10/11 भाग वो देते थे और 1/11 भाग वो जमींदार खुद रखते थे। तो किसानों के पास क्या आता था, उससे उनका जो है बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। ये प्रथा कहाँ पर थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, असम, बम्बई में। और मालवाड़ी व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। ये कब हुई, 1820 में, ये 79 से, और ये 1829 से, राइट। तो ये जो लगान की जो थी उससे किसान जो है वो, उसका शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा था। तो और उसकी भी आवाज़ में वो उनकी ज़मीनें भी हड़प रहे थे। ज़मीनें हड़प के वहाँ पर क्या बना रहे थे, अपने सैन्य छावनियाँ बना रहे थे। और जो पंजाब के किसान हैं उनको लेकर जो है वो सेना में भर्ती कर रहे थे और उनकी ज़मीनें हड़प रहे थे। इसी में जो है आपकी 1857 की क्रांति होती है, जो वीडी सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। इसमें जो है उन्होंने अपनी इस पुस्तक में जो है प्रथम बार स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया है। मेडल नामक इतिहासकार ने भी जातीय संघर्ष और काला गोरा विद्रोह के नाम से इसको बताया है। जॉर्ज फॉरेस्ट ने ताटे टोपे के सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय नेता कहा था। अंग्रेज अधिकारी जॉन लॉरेंस ने कहा कि अगर भारत में बहादुर शाह जफर जैसा मतलब नहीं होता, उसकी जगह अगर कोई योग्य नेता होता तो शायद अंग्रेज हार जाते, राइट। तो इसका 1857 की क्रांति का जो मेन कारण था वो आपके सामने है। तत्कालीन स्थिति क्या थी कि जो वहाँ का जो अंग्रेज था, महारानी विक्टोरिया का राज था, और प्रधानमंत्री लिबरल पार्टी के थे वॉर्ड पाम्स्टन और लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने क्या किया था कि हड़प नीति अपना ली थी। क्या नीति अपनाई थी, हड़प नीति अपनाई थी, जिसमें डलहौजी जो थे वो ने गोद नीति या हड़प नीति कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिस रियासत का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, वहाँ की रियासतों को हड़प लिया जाता था, उसको ब्रिटिश शासित देश प्रांत घोषित कर दिया जाता था, जिसमें सतारा, जैतपुर, बाकट, झांसी, ये आदि रियासतें जो है ब्रिटिश वालों ने हड़प ली थी। झांसी की रानी का नाम तो आपने सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो इसके बारे में भी आप लंबा चौड़ा इसमें लिख सकते हैं। और जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको जो है
कुशासन बताकर जो है उनकी भी साम्राज्य को हड़प लिया था। अवध प्रांत को बंगाल आर्मी का पौधशाला माना जाता था। राइट। तो वहाँ पर मैंने कहा है ना कि वहाँ पर सेना की छावनियाँ बनाई गई, ये सब ताकि वहाँ से सेना जो है वो तैयार कर सके। अब सेना तैयार कर सके तो ये मुगल सम्राट बहादुर शाह को नजराना देना भी बंद कर दिया था, और मुद्रा में जो है उन्होंने अपना बहादुर शाह जफर का जो मुगल का जो चिन्ह है वो भी हटा दिया था। उसके बाद पाश्चात्य संस्कृति हेतु जो स्कूल, अस्पताल, दफ्तर वगैरह थे वहाँ पर जो है ईसाई धर्म प्रचार केंद्र बना दिए गए थे, और जो सेना में जो भर्ती लोग थे उनको जबरन लोगों को जो है ईसाई धर्म लेने के लिए, अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। राइट। आर्थिक कारण ये था कि वही जमींदारों की जो है ज़मीनें हड़प ली जा रही थी, और वहाँ पर नील की खेती करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था, और जो ज़मीनें हड़पी गई, जब्त की गई, उसमें 20,000 जागीरें जब्त की गई थी अंग्रेज़ों ने। और जागीरें जब पंजाब में भी जागीरें उन्होंने ले ली, बिहार में, बंगाल में, और उसकी जगह जो है वहाँ पर सैन्य छावनियाँ भी बनाई। अब उन्होंने क्या किया है, अगर आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ छावनियों में जो सिपाही थे, सिपाही में 5/5 एक था, यानी कि 5 भारतीय सैनिक थे और एक जो है ब्रिटिश सैनिक था। और ब्रिटिश सैनिकों के लिए जो है बहुत अच्छे तरीके से उनको रखा जाता था, मतलब महल बनाया था उनके अधिकारी के लिए, और उनके लिए अच्छी जगह रहती थी। लेकिन जो भारतीय सिपाही थे उनको झोंपड़ियों में रखा जाता था, जिससे वहाँ पर बीमारियाँ भी फैल रही थी। ठीक है। दूसरा जो मेन कारण था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट। जो दूसरा मेन कारण था यहाँ का सॉरी, जो दूसरा मेन कारण था कि जो उनको जो ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर उनको जो है एनफील्ड राइफल, नई एनफील्ड राइफल चलाने के लिए बोला गया था। एनफील्ड राइफल में क्या है, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का उपयोग किया जाता था। राइट। तो जो मंगल पांडे है, बैरकपुर छावनी कलकत्ता, ठीक है, मंगलपुर पांडे बैरकपुर छावनी कलकत्ता में जो है उन्होंने, जब उनको पता चला कि इसमें जो है जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी यूज़ की जा रही है, तो वो उन्होंने इसको लेने से मना कर दिया, और सैनिकों और भी सैनिक भड़क गए, और उन्होंने भी जो है विद्रोह कर दिया कि हम ये बंदूकें नहीं लेंगे। और साथ ही साथ वो लोग जो है उनको दाढ़ी मूछें हटाने के लिए भी कह रहे थे, और जबरन जो है उनको जो बर्मा ले जाया जा रहा था विद्युत लड़ाई के लिए, तो जहाज़ के जरिए ले जाया जाता था, तो उनको मांस वगैरह खाने के लिए भी, जो क्योंकि वहाँ पर खाना तो उतना नहीं था, जो सी फूड पे थे, तो वो भी खाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इस वजह से सैनिकों में विद्रोह हो गया। तो मंगल पांडे ने जो है विद्रोह के स्वरूप में लेफ्टिनेंट बारा और ह्यूसन को जो है हत्या कर दी, जिसके चक्कर में 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी हो गई। और जब ये धीरे धीरे ये बात सारी छावनियों में फैली, मैंने कहा ना कि ज़मीनें हड़प कर किसान ही खेती नहीं कर सकते, खेत हड़प कर उनकी ज़मीनों पे जो है वो उन किसानों को कहाँ ले जा रहे हैं, छावनियों में, मतलब अपनी सेना में भर्ती कर रहे थे। राइट। और उस ज़मीनों पे क्या कर रहे थे, नील की खेती करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था। राइट। फिर मेरठ में भारतीय सेनाओं ने यही जो विद्रोह है, तो धीरे धीरे भारतीय सेना से इसका जो विद्रोह का जो था टाइम जो था वो 11 मई को इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। लेकिन विद्रोह जो है सबको बोला गया था कि विद्रोह जो होगा तो दिल्ली में 28 या 27 मई, आगे लिखा है मैंने इसमें, उसमें जो है शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये शुरू हो गया था। तो मेरठ में भारतीय सेना ने 11 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया, दिल्ली पर अपना कब्जा कर दिया, और जो बहादुर शाह द्वितीय था उनको बचाकर वहाँ से ले गए, और उनके जो है नेतृत्व का नेता बना दिया अपना। तो ये विद्रोह मौनपुर, अलीगढ़, इटावा, वहाँ तक फैला ये विद्रोह, तथा जन विद्रोह में बदल गया मई और जून के महीने में। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व किया, और मगर अंग्रेज भी जब चुप थोड़ी ना बैठे रहेंगे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को फिर से बंदी बना दिया, और उन्हें बर्मा के रंगून के जेल में निर्वासित कर दिया गया, उनको यहाँ से ले ही गए हैं। फिर जो अवध के नेता थे वाजिद अली शाह, और उनकी पत्नी जो थी उसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन सेनापति कैम्पबेल ने उनका भी विद्रोह का दमन कर दिया। तात्या टोपे ने भी कानपुर में जो है इस विद्रोह में शामिल हुए, तो कैम्पबेल ने जो है उनका भी विद्रोह दबा दिया। राइट। मतलब जो जहाँ जहाँ विद्रोह कर रहा सैनिक लोग और किसान लोग, तो वहाँ वहाँ पर अंग्रेज लोग उनका विद्रोह दबा रहे थे। राइट। उसके बाद जो नाना साहेब जो है कानपुर में
तात्या टोपे के साथ, वहाँ भी उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेजों ने वहाँ पर भी उनसे वो हार गए। झांसी की रानी ने भी जो है तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह किया था। सभी जानते हैं झांसी की रानी के ऊपर तो आप अच्छा खासा आधे एक पेज का तो लिख ही सकते हैं। उन्होंने भी विद्रोह किया, उनको भी जो है मार दिया गया। तो ये 1857 की क्रांति का विद्रोह फैला तो सही लोगों में, लेकिन इसका असफलता का क्या कारण था कि ये पूरी तरीके से समय से पूर्व संगठित हो गया, जहाँ पर उनको 28 जनवरी 28 तारीख को उनको बुलाया गया था, सारे उससे पहले हो गए। बहादुर शाह जफर जो था वो अयोग्य था, लेकिन सब लोग जो है राष्ट्रीय भावना और लक्ष्य की स्पष्ट योजना का अभाव था। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने लिए अपनी तरफ से लड़ रहे थे, किसी में राष्ट्रीय भावना नहीं थी। विद्रोह क्रांतिकारियों के पास साधन का भी अभाव था, क्योंकि अंग्रेज लोग उनको खदेड़ रहे थे, लेकिन उनके पास कोई भी साधन नहीं था। राइट, ये था आपका 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में हुआ। राइट, और इसमें जो है इसके जो सचिव थे, महासचिव जो थे, वो थे आपके A.O. ह्यूम ने इसको बॉम्बे में किया था, और इसकी जो फर्स्ट अधिवेशन भी बॉम्बे में ही हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और फिरोज शाह मेहता, W.C. बैनर्जी आदि जो है कुल 72 इसके प्रतिनिधि थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1925 में सरोजनी नायडू ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, और जो एनी बेसेंट थी जो एक मतलब विदेशी महिला थी, उन्होंने भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी। प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। अब उसके बाद जो आ जाता है, अब आ जाता है गांधी जी का आगमन। गांधी जी का आगमन जब आता है तो वो होता है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 में जो गांधी जो है अफ्रीका से आए थे, उसी दिन को जो है सर्वराष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाया जाता है। और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सक्रिय भाग लिया, अहिंसा का मार्ग अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद के खिलाफ, क्योंकि वहाँ जब अफ्रीका से आए थे तो रंग भेद के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और सत्याग्रह का अवधारण का विकास किया। सबसे पहले उन्होंने आते ही क्या किया, होम रूल आंदोलन किया 1916 में। गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया, होम रूल अधिवेशन किया 1916 में। राइट, होम रूल अधिवेशन पढ़ेंगे। होम रूल में क्या होता है कि अब गांधी जी तो आ गए, अब गांधी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो भारतीयों को क्या कराना है, इस चीज़ का एहसास कराना है कि हम लोग जो है अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। सबसे पहले उनको उनके अंदर राष्ट्रीय की भावना जगानी है, उनको राष्ट्र के लिए प्रेम जगाना है। इसके लिए उन्होंने जो है होम रूल आंदोलन की स्थापना करी। होम रूल एक जो है महत्वपूर्ण घटना है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की गई। आंदोलन में गति में एनी बेसेंट जो है उन्होंने उनका साथ दिया। राइट, और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए मजबूती बनाई गई। इसमें क्या है कि अंग्रेजों के शासन से मुक्ति की भावना जो है वो लोगों के दिलों में फैलाई। लोगों के घर घर गए, हर राज्य में गए, और वहाँ से जो है कि भारतीयों को ये एहसास कराया सर कि आप शर्मनाक ज़िंदगी जी रहे हो, आपको अगर इससे मुक्ति पानी है तो आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है होम रूल आंदोलन की सबसे मुख्य विशेषता थी कि उनके दिलों में भावना जगाना था। राइट, इसमें राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता प्रदान करनी थी। मतलब कि राजनीतिक शिक्षा का मतलब ये है कि भारत में लोग अगर वो अखबारों से अपनी पत्रिकाओं से अगर कुछ निकालते भी हैं तो जो वहाँ पर 60-70% जनता तो अभी अनपढ़ है, पढ़ना भी नहीं आता, और जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, मजदूर हैं, छोटे किसान हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनको राष्ट्रीय जागरूकता कैसे लाएंगे। बड़े उन्होंने बैठकों में बुलाया, सम्मेलन किए, पत्रिकाओं का इस्तेमाल किया, है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन किए, नहीं किए मतलब ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ करके दंगे करवाए, नहीं, जगह जगह जाकर सम्मेलन करे और लोगों के बीच में उनके दिलों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना को उजागर किया। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने का कोशिश की। जब उनको पता चला कि गांधी जी ऐसा कर रहे हैं तो उसको दबाने के लिए जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। राइट, तो हालांकि आंदोलन ने कांग्रेस में भी विभाजन पैदा कर दिया था इस आंदोलन ने, क्योंकि कांग्रेस में लोग जो है थोड़े थोड़े हिंसक भी काम करने लग गए थे।
इस वजह से जो है, और गांधी जी का क्या मार्ग था, अहिंसा के द्वारा, यानी कि बिना किसी लड़ाई के चुपचाप से अपना आप आज़ादी जीतो। लेकिन बट आज़ादी ऐसे चुपचाप से अहिंसा से नहीं जीती गई है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद होता है होम रूल के बाद आ जाता है आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह। अब हम पढ़ेंगे 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था कि वहाँ पर किसानों के साथ जो है लगान बहुत ज़्यादा लिया जाता था, वहाँ पर सूखा वगैरह पड़ जाता था, तो उसके बारे में है। राइट। तो ये बिहार, भारत में जो बिहार जिला है उसका जो चंपारण क्षेत्र था, वहाँ पर किसानों से जो है नील की खेती कराई जा रही थी। अब क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पर अंग्रेज़ों को तो बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी। हर जगह से जो है उनका लोग जो है, वहाँ पर भी लड़ाई हो रही थी। वहाँ पर उनको जो है आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो गई थी। अब उन्होंने सोचा कि अपना जो है हम यहाँ से भारत से जो है उस चीज़ को वसूलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि भारत में 3 कठिया प्रणाली संचालित की। 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता है 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है। क्योंकि अंग्रेज जो है कपड़े की रंगाई करते थे नील की खेती से, लेकिन नील की खेती करने से क्या होता है कि भूमि बंजर हो जाती है, उसमें आप दोबारा अनाज नहीं उगा सकते नील की खेती से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट। तो नील की खेती आपको उगाने के लिए वो उनको मजबूर कर रहे थे। राइट। तो नील की खेती को उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन 1919 तक आते-आते क्या हुआ कि कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया। कृत्रिम रंग से क्या हुआ कि नील की खेती की जगह जो है वो दु बंद कर दिया उन्होंने। नील की खेती के कारखाने बंद हो गए। किसानों को और भी ज़्यादा अंग्रेज़ों को और भी ज़्यादा नुकसान हो गया कि भई हम नील इनसे उगवा रहे थे, इनकी ज़मीनें भी बंजर कर दी है, और हमारी नील की जो कारखाने हैं वो भी उनका भी नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका नुकसान की भरपाई भी हम किसानों से ही करते हैं। उनसे जो है जबरन कम की बजाय अतिरिक्त लगान वसूल किया जा रहा था। फिर किसानों ने जो है गांधी जी के बारे में सुना था, तो उन्होंने गांधी जी के बारे में सुना था, तो जो राजकुमार शुक्ला लखनऊ गए और गांधी जी को जो है ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है चंपारण में। तब गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला के कहने पर चंपारण आए, और चंपारण जब आए तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी के बारे में सुना था कि वो अफ्रीका से आए हैं। तो उन्होंने जो है सबसे पहले उनको स्टेशन पे ही रोक दिया, उनको आने नहीं दिया, कि वापस चल जाने को कहा। तो नील एसोसिएशन के जो मालिक और कमिश्नर जो है वहाँ पर आए। फिर अंग्रेजी आए, अब ज़बरदस्ती गांधी जी तो आ ही गए हैं। तो गांधी जी वहाँ जब आए तो उन्होंने सत्याग्रह करे, जनसभाएं की, यात्राएं की, स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया, अहिंसा का रूप अपनाने के लिए कहा। और चंपारण सत्याग्रह की मुख्य सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी और महादेवी देसाई आदि। तो गांधी जी ने जो है वहाँ के गवर्नर के पास प्रस्ताव भेजा, और गवर्नर ने जो है एक जांच समिति बिठाई, और उसमें गांधी जी ने 3 शर्तें रखी कि आपने जो अवैध रूप से अतिरिक्त कर वसूला है वो गलत है, और उनके आदेश दिया कि अवैध रूप से जो उन्होंने कर वसूला है वो वापस कर दिया जाए। तो 25% जो कर था वो अंग्रेजों ने वापस कर दिया, और 3 कठिया प्रणाली को जो है खत्म कर दिया। तो प्रथम सत्याग्रह सफल रहा, और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। राइट। तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद आ जाता है अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। 1980 में जो मिल आंदोलन था उसमें क्या था कि आपके वहाँ पर जो अहमदाबाद में क्या हो गया था, प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने से जो मिलें थी जहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, वो लोग उनके प्लेग से डर के मारे कारखाने जा ही नहीं रहे थे। कारखाने बंद करने की उसमें हो गई, क्योंकि सारे मजदूर क्या करने लगे, पलायन करने लगे, दूसरी जगह जाने लगे। तो इसमें क्या लिखा है, अम्बानाल साराभाई जो है उनकी बहन थी अनुसुईया साराबेन। वो एक क्या थी, एक क्रांतिकारी थी, एक समाज सेविका थी। उन्होंने जो है
मज़दूरों के लिए जो है आवाज़ उठाई, महात्मा गांधी जी के लिए पत्र लिखा और वो अंबरनाथ साराभाई के आश्रम जो अंबरमाई सारानाथ है, उन्होंने साबरमती आश्रम के लिए आर्थिक सहयोग दिया था गांधी जी को, इसलिए गांधी जी के साथ उनकी जान पहचान थी। तो अनुसुईया गांधी जी को एक पत्र लिखकर बुलाया कि यहाँ पर ऐसे-ऐसे हो रहा है, मज़दूरों के साथ वो प्लेग के कारण जो है पलायन कर रहे हैं। अब जब मज़दूर जो है, जो मेन कारण था कि जब प्लेग फैला तो जो टेक्सटाइल के मज़दूर थे वो जाने लग गए। तो 80% लोग जो है वहाँ पर से मज़दूर पलायन कर रहे थे। तो मज़दूर पलायन करेंगे तो कारखाने बंद हो जाएँगे, मिल मालिकों को नुकसान होगा। तो मिल मालिकों ने कहा कि हम तुम्हें 80% तक आपको बोनस देंगे। तो उस वजह से जो है लोगों का पलायन समाप्त हो गया और लोग जो है मिल मालिकों ने उसके बाद जो है जब प्लेग समाप्त हो गया तो मिल्क मालिकों ने बोनस देना भी बंद कर दिया। तो मज़दूर बोनस की मांग कर रहे थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और महंगाई बढ़ गई थी, सूखा पड़ रहा था और उनके जो है क्या कहते हैं कि अंग्रेज लोग जो हैं अपना नुकसान जो है वो भारतीयों से ही वसूल रहे थे। इसलिए जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है मज़दूरों और किसानों का शोषण हो रहा था। तो उनने जो है बोनस के इच्छुक नहीं थे, इसलिए जो है मिल मालिकों ने मिल मज़दूरों ने हड़ताल कर दी क्योंकि अब जो है प्लेग जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने बोनस देना भी बंद कर दिया। अब भाई जब पैसा ज़्यादा मिल रहा है और फिर पैसा एकदम से बंद कर दिया जाए तो अनुसुईया बेन ने समाचार पत्र द्वारा जागरूकता फैलाई। तो इन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने महात्मा गांधी को निमंत्रण भेजा तो गांधी जी जो है अहमदाबाद पहुंचे और मजदूरों को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया। ठीक है, मजदूर सत्याग्रह का मतलब क्या होता है ये सब उन्होंने उनको बताया। तो मिल मालिकों का सुझाव झुकना पड़ा और विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसमें महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और शंकरलाल बैंकर थे और 3 मजदूर थे और उन्होंने जो है 20% बोनस निर्धारित किया। तो गांधी जी ने जो है भूख हड़ताल कर दी, तब फिर जो है उनको मिल मालिकों को झुकना पड़ा और 20 से गांधी जी ने 35% तक का बोनस तय कर दिया और तभी जो है गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। मतलब वहाँ पर एक यूनियन बना दी कि जो इन लेबर के बारे में सोचेगी, इनके साथ गलत होने पर उनके कार्य करेगी। तो ये काम जो है उन्होंने गांधी जी ने वहाँ पर किया। राइट, उसके बाद आपका आ जाता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी जो है आपका 1918 में ही हुआ था। राइट, इसमें क्या हुआ था कि 1899 में अकाल और महामारियां फैल गई थी। अकाल और महामारियां क्यों फैली थी? क्योंकि पानी नहीं था सही। अंग्रेजों ने अपना पैसे कमाए लेकिन जहाँ पर उन्होंने सैनिक किसानों को सैनिक बना दिया, सैनिक रखे जाते थे, वहाँ इतनी गंदगी थी, पानी की सिंचाई नहीं था। पंजाब में, बंगाल में जहाँ पर उन्होंने सैनिक छावनियाँ खोली थी तो वहाँ पर क्या हो गया, महामारियाँ फैलने लग गई। राइट, और महामारियाँ फैलने लगी और उसके बाद 1917 में जो है अकाल भी पड़ा और उसके कारण से क्या हुआ कि सूखे के कारण सारी फसल खराब हो गई, उत्पादन सामान्य से 1/4 पर आ गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण आपको पता है कि चीज़ें और भी महंगी हो गई, फसल के दाम में भी गिरावट आई। तो उस समय जो राजस्व संहिता थी यानी कि अकाल संहिता जिसे हम कहते हैं कि अगर कोई अकाल आ जाता है और उत्पादन का 1/4 भाग से कम हो जाता है तो किसानों को राजस्व पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाना चाहिए। परंतु ब्रिटिश सरकार ने माफ़ करने की जगह वो क्या कर रही थी, 23% वृद्धि उन्होंने कर दी थी लगान में और जबरन उनसे लगान वसूल कर रही थी। तो इसके विरोध में कानववंश तालुके ने प्रमुख ग्रामीण नेता मोहनलाल पांड्या किसानों को जागरूक कर रहे थे। उनको ये समझा रहे थे कि आपको लगान नहीं देना है, जब अकाल या सूखा पड़ता है, महामारी फैलती है और फसल का उत्पादन 1/4 से कम होता है तो उस समय लगान माफ़ होता है। तो गांधी जी को उन्होंने बुलाया था मगर गांधी जी अहमदाबाद मिल आंदोलन में व्यस्त थे। तो उनकी जगह वल्लभ भाई पटेल जो है वो खेड़ा पहुँचे मगर गांधी जी जब तक वहाँ पर आए तब तक जो है थोड़ी सी हालत सुधर गई थी
सूखा सही हो गया था, थोड़ी फसल रबी की फसल जो है वो अच्छी होने लगी थी। तो लेकिन जब गांधी जी वहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कहा कि जो गरीब किसान लगान बिल्कुल नहीं दे सकते, उनका लगान माफ़ कर दिया जाए, और जो किसान सक्षम हो, ठीक है, जो किसान सक्षम किसान यानी कि जिनकी फसल अच्छी हुई है, उनको लगान दे देना चाहिए। तो उन्हें किसानों से लगान वसूला जो देने में सक्षम थे। तो जून 1918 में इस प्रकार खेड़ा सत्याग्रह, जो भारत में वास्तविक गांधीवादी किसान आंदोलन था, एक छुटपुट सा आंदोलन बनकर समाप्त हो गया। राइट। खेड़ा के बाद आ जाता है आपका 1920 में ही असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट। इसको पढ़ने से पहले हम किसानों के बारे में और उसके बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। तो आपको 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन, किसानों का संबंध, राष्ट्रवाद और मजदूरों का संबंध, राष्ट्रवाद और पूंजीवाद का संबंध, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और राष्ट्रवाद आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, क्योंकि ये लगान और किसान के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको बारे में पढ़ लेते हैं। असहयोग आंदोलन थोड़ी बाद में पढ़ते हैं। राइट। क्योंकि ये एक साथ आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि किसानों का मामला है। तो जो किसान थे और उनके साथ भारतीय राष्ट्रीयवाद कैसे क्या संबंध था, और इतिहासकारों के उनके क्या विचार थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट। ये 3-4 मैंने 2-3 जगह क्वेश्चन पेपर्स में देखा है कि इतिहासकारों का क्या विचार था जब किसान और भारतीयों के राष्ट्रवादी बीच के संबंध को इतिहासकारों ने कैसे व्यतीत किया है, कैसे बताया है, उसके बारे में जो है हर जगह क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट। अभी किसानों की दशा कैसी थी वो मैंने आपको जो है बता दिया है। तो किसानों की दशा भारत में जो है बहुत ही खराब रही है। कब से? जब सल्तनत काल थी तब भी किसानों का शोषण होता था। फिर उसके बाद अंग्रेज लोग आए, तब भी किसानों का शोषण होता था। और जो नील की खेती के लिए उनको सबसे पहले मजबूर किया गया, और फिर जब नील की खेती से कृत्रिम रंग बन गया है, तब उनको जो है तब भी किसानों का शोषण किया गया, जबरन उनसे ज़मीनें ली गई। 1855 में जो संताल विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा का, उसमें भी जो है उन्होंने उठाया था बिरसा मुंडा को, में वहाँ पर भी जो है किसान लोगों ने विद्रोह किया था, क्योंकि जो उनसे जबरन नील की खेती कराई जा रही थी, और उनको जो है कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। तो इसी वजह से जो है सभी किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। और जो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस के गठन जो है वो अपने ही आंदोलन में लगे हुए थे। किसानों की तरफ जब रुझाव कब हुआ? जब महात्मा गांधी जी आए। ठीक है। तब तक उन्होंने किसी ने भी किसानों के मुद्दों को उठाया ही नहीं। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने किसानों आंदोलन पर कम ध्यान दिया, और उनके अनुसार किसानों को राष्ट्रवादी संघर्ष के लिए तैयार किया गया। अभी तो गांधी जी के कारण किसानों में राजनीति में प्रवेश किया था। ठीक है। यानी कि मतलब किसानों की तरफ जो है कम ध्यान दिया उन राष्ट्रवादियों ने। मार्क्सवादी इतिहासकारों का क्या कहना है? सबसे पहले हम आपको पहले पॉइंट पे लिखेंगे मार्क्सवादी इतिहासकार। तो मार्क्सवादी इतिहासकार का क्या मतलब होता है, ये आपने 103 में पढ़ा था, कि जो आर्थिक स्थिति के ऊपर अपना इतिहास लिखते थे, उस राज्य की या उस क्षेत्र की। ठीक है। तो राष्ट्रवादी आंदोलन में किसान जो है बहुत अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि कांग्रेस विशेष रूप से गांधी के आंदोलन से अप्रभावित प्रभावकारी मानते थे। उनके अनुसार आंदोलन तो समृद्ध लोगों का आंदोलन होता है, और उसमें जमीन विरोधी मांगों को नहीं उठाया गया। राइट। उनका कहना था ये था। फिर बिपिन चंद्र जी का क्या कहना था कि किसानों के प्रति कांग्रेस नीति की आलोचना की गई, और उनके अनुसार किसानों की कीमत पर एक तरफा राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया गया। यानी कि एक राष्ट्रीय को एकीकरण को बढ़ावा दिया गया, जो किसानों के मुद्दे थे उनको उन्होंने उठाया ही नहीं गया। तीनों बड़े आंदोलनों का उल्लेख में कहीं पर भी किसानों का उल्लेख नहीं है। 1937 और 39 के मध्य कांग्रेस मंत्रिमंडल के रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। सुमित कुमार का क्या कहना है? मैं आपको जो है ये आपकी किताब में भी जो है काफ़ी अच्छा लिखा है इसमें इतिहासकारों के बारे में। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया है। सुमित कुमार का कहना है कि लोगों को एकजुट करना
सॉरी का कहना है कि अपने कठोर संगठित नियंत्रण में जन गोलाबंदी कांग्रेस राजनीति बुजुर्ग मध्य वर्ग, बुजुर्ग का मतलब होता है मध्य वर्ग के लोग, गांधी जी ने चंपारण किसानों की क्रांतिकारी संभावना पर नियंत्रणकारी असर डाला, जो उनके हस्तक्षेप के बिना जुझारू संघर्षों में फूट डाल देता। राइट, मतलब कि उनका कहना है कि कांग्रेस ने जो है मध्य वर्ग के लोगों को जो है इस संघर्ष में उतारा था। किसानों को तो लिया ही नहीं, किसानों को जो गांधी जी ने लिया तो उससे जो दूसरे संघर्ष जो हो रहे थे उसमें फूट डल रही थी। ये देखिए आपकी इस बुक में जो है अच्छे से लिखा हुआ है। राइट, और जन विक्षोभ के इस्तेमाल में ये रहा सुमित कुमार जी ने, पेज नंबर 152। राइट, साफ आई थिंक नज़र आ रहा होगा कि जो सुमित कुमार जी के कहने पर का मतलब ये है कि 1940 के दशक तक लोकप्रिय थी भय से कांग्रेसी नेता मोल तोल कर समझौते की राह पर चल रहे थे, बंटवारे को भी जरूरी कीमत के बतौर पर मंजूर कर लिया। यानी कि सबने यही कहा है कि जो कांग्रेस थी वो सिर्फ किसानों का समर्थन अपने हित के लिए कर रही थी, और जो गांधी जी आए उन्होंने जो समर्थन किया उससे जो दूसरे वो जगह जगह आंदोलन कर रहे थे उसमें उनके जो है वो संग आपस में मतभेद नहीं बन पा रहा था, बंटवारे के को भी जरूरी कीमत के बतौर मंजूर कर लिया। जो बंटवारे का मतलब है यहाँ पर जो पाकिस्तान को अलग कर दिया था उस बंटवारे को भी इन्होंने मंजूर कर लिया, हिंसा ना हो पाए इसीलिए। राइट, उसके बाद है कपिल कुमार का कहना। कपिल कुमार जी का क्या कहना है कि बुजुर्ग नेता ने स्वराज, आर्थिक पक्ष और किसानों की मांगों को भुलाकर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किसानों को समर्थन दोहन किया। यानी कि दो जो उन्होंने लगानबंदी लगाई थी 1920 और 22 में और 1930 में, अब क्या होता है इनका कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने लगानबंदी कर दी तो जो किसान थे वो तो उनका समर्थन मिल गया, लेकिन जो जमींदार थे और जो सामंत थे वो उनके तो विरोधी बन गए, क्योंकि जमींदारों को किसान देना बंद कर दिया, लगानबंदी बंद हो गई तो जमींदार के विरुद्ध हो गया ना। तो जबकि आखिर आंदोलन किस चीज़ का था, अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन किसके खिलाफ हो रहा था, सामंतवाद और जमींदारों के खिलाफ। राइट, ये मैंने यहाँ पर भी लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आपका मेन पॉइंट जो आता है वो आ जाता है सबाल्टन दृष्टिकोण। ठीक है, सबाल्टन दृष्टिकोण में क्या होता है, सबाल्टन दृष्टिकोण का मतलब होता है कि उन्होंने कहा कि जो ये नेतृत्व संचालित कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन वो कुलीनतावादी था। कुलीनतावादी मतलब जो थोड़े अमीर लोग थे, मतलब जिनके पास पैसा था वो लोग के लिए था, जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध किसान विद्रोह को रोकता था। किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से स्वतंत्र होकर विकसित हुआ है। कांग्रेस राष्ट्रवाद तथा किसानों के बीच कोई भी घनिष्ठ सकारात्मक संबंध नहीं है, ऐसी सोच जो थी वो इतिहासकारों की थी। राइट, लेकिन जब हमने पढ़ा है तो गांधी जी ने किसानों को अपने साथ लेकर चला, बट हुआ क्या कि जो जमींदार है और सामंतवादी है उनके विरुद्ध हो गई ये बात। तो इस वजह से जो है जो दूसरे कांग्रेस नेता थे वो पीछे हट गए। ये यहाँ पर आपके इसमें भी लिखा हुआ है, ये देखिए साबल्टन जो है वो कुलीनतावादी लोगों का था और किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से स्वतंत्र होकर विकसित हुआ। कांग्रेसी राष्ट्रवाद और किसानों के बीच कोई घनिष्ठ सकारात्मक संबंध नहीं था। तो इस विचार में जैसे शहीद अमन पार्थ चटर्जी, ज्ञानेंद्र पांडे और डेविड हार्डी ने मैन आदि थे। मृदुला मुखर्जी का कहना है कि नहीं, ये इन्होंने थोड़ा ओपोजिट बोला है कि 1818 के बाद, मृदुला मुखर्जी ने कहा है कि 1818 के बाद, ये आपको नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है, कि 1818 के बाद किसान आंदोलन खड़ा करने के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन ने अत्यधिक भूमिका निभाई, क्योंकि किसानों को तो खड़ा होना आता ही नहीं था, अपने लिए आवाज़ उठाना आ ही नहीं रही थी। जब राष्ट्रवादी नेताओं ने उनको जागरूक किया तब वो जुझारू रूप से इस आंदोलन का भाग बने और साथ चले और उन क्षेत्रों अथवा तबकों में पैदा हुए जहां कभी न कभी साम्राज्य विरोधी संघर्ष का प्रभाव रहा है। और
कार्यकर्ताओं और संगठनों ने पहले राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई थी। ठीक है, तब जाके जो है उन्होंने जो किसान आंदोलन में किसान मजबूत किसान सभा आंदोलन आधारित था। 1930 के दशक का मजबूत किसान सभा आंदोलन आधारित था। विशेष रूप से किसके कारण हुआ? गांधी जी के कारण हुआ। तो साबल्टन जो वही चीज़ दोबारा कहता है और वो कहता है कि इसके विपरीत मृदुला मुखर्जी ने 1918 के बाद किसान आंदोलन को खड़ा करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवादी विरुद्ध बहुवर्गीय आंदोलन था। राइट, ये आपका इसमें दे रखा है। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है कि 1920 और 30 के दशक के दौरान बिहार और संयुक्त प्रांत में राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन के आपसी सहयोग पर विचार कीजिए। तो ये जो है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रखा है, यही वाला क्वेश्चन कि 1920 और 30 के दशक में बिहार में और यूपी में तो हुआ क्या था कि 1921 में यूपी में क्या हुआ था कि जो किसान लोग थे उनमें तीखा किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज किया। तो इन्होंने भी जो है पुलिसकर्मियों को मारा। ठीक है, तो कांग्रेस जो है जब उन्होंने देखा कि ये जो है हिंसा पर उतर आए हैं, तो हमारा काम तो हिंसा पे उतरने का है ही नहीं, लेकिन वो लोग हिंसा पे उतर आए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने पीछे हट गए। तब जो पीछे हट गए तो उस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे और राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने किसानों और उनके नेताओं को अपने आंदोलन के लिए अत्यावश्यक प्रोत्साहन किया और भीतर एक अखिल भारतीय संगठन की मांग की और दूसरी ओर किसानों के समर्थन ने कांग्रेस को जनता पार्टी होने की वह अत्यावश्यकता वैधता प्रदान की। राइट, और अवध में क्या हुआ था? तो आपको जो अवध में क्या हुआ था 1918 और 1920 के दौरान जो आंदोलन को कांग्रेस द्वारा राष्ट्रवादी लक्ष्य के लिए नरम बनाया गया और इसका नेतृत्व स्वामी विश्वानंद जैसे जागरूक नेताओं ने किया। 1930 के दशक में क्या हुआ कि बिहार में सहजानंद, आई थिंक विजिबल हो रहा है ना ये, बिहार में सैदानंद ने बटाईदारों के हक की रक्षा की और 1929 में बिहार प्रदेश किसान सभा का गठन किया और 1930 के दशक में पूर्वार्ध में समाजवादियों के प्रभाव से किसान सभा में क्रांतिकारी मांगे उठाई गई। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ तो जिसमें ऑल इंडिया किसान सभा का निर्माण हुआ। राइट, इसमें आपको मोटी मोटी बात समझनी है क्योंकि आंसर तो आपको मेनली बना के ही करना है। राइट, आंसर तो आपको मेन बना के ही करना है। तो आपको ये जो मैंने आपको लगान का दिखाया है कि इतना लगान वो लेते थे, किसानों का शोषण हो रहा था, मंदी आ रही थी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके कारण हो रहा था, वो यहाँ से पैसा कमाने के लिए आए थे। तो उसमें क्या हुआ कि जब गांधी जी आ गए हैं तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से किसानों को जोड़ा, उनकी मदद करी। बिहार में जो सबसे ज़्यादा किसान लोग थे उनके साथ जाके जो है भारतीय किसान एसोसिएशन का ऑल इंडिया किसान सभा का निर्माण किया और उसने घोषणा कर दी कि जो लोग लगान दे सकते हैं उन्हीं को लगान देगा और जो गरीब किसान हैं उनका ऋण माफ़ कर दिया जाएगा या रद्द किया जाएगा। तो किसान आंदोलन ने भारत स्वतंत्रता संग्राम में ग्रामीण स्वतंत्र में महत्व को उजागर किया। राइट, और संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक समर्थन प्राप्त किया जो स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में सहायक हुआ। तो ये जो आंसर है आपको इसमें तो बना के ही करना पड़ेगा कि बिहार में क्या क्या हुआ था, यूपी और बिहार में। ये आपका जो बुक है उसमें लिया था। तो सब जगह एक ही बात कही है कि उन्होंने आंदोलन किए, जहाँ पर हिंसा हो रही थी वहाँ से कांग्रेसी पीछे हट गए थे और जो आपके जो सहजानंद है उन्होंने क्या कर रहे थे कि बटाईदार कर रहे थे, जो बटाईदार यानी कि खेतों को बांट रहे थे, उसमें जो है उन्होंने अपनी किसान महासभा ऑल इंडिया किसान सभा का निर्माण किया जिसमें कि वो जो गरीब लोग हैं वो उनका किसान माफ़ किया गया। तो मेन जो है 1930 और 1920 के उसमें लगान बंदी का कार्य किया गया और लगान बंदी जब हुई है तो जमींदार और सामंत वो उनके विरुद्ध हो गए।
राइट। तो ये चीज़ इसमें मोटी मोटी है। अब आ जाता है आपका किसान, जमींदार और मजदूर, इसमें हो गया। अब आ जाता है आपका मेन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन को हम आराम से पढ़ेंगे डिटेल से, राइट। ये जो है असहयोग आंदोलन आपकी बुक में ही जो है बहुत अच्छा दे रखा है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन होता क्या है, राइट। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में नागपुर में शुरू हुआ था। आप मेरा इस लेक्चर को सुन लीजिए, आपको ये अपने आप ही पॉइंट समझ आ जाएंगे, राइट। 1920 में क्या हुआ था कि गांधी जी जब 1915 में आए थे, उन्होंने होम रूल चलाया। फिर उन्होंने जो है कहा कि भाई जो अभी अभी अधिवेशन आ रहे थे, तो उसमें तो लोग जो उसमें जो सदस्य थे वो उसमें भाग ले रहे थे। गांधी जी उसमें भाग नहीं ले रहे थे, ना ही वो वहाँ जा रहे थे। वो क्या कार्य कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि एक असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें जो है उन्होंने निम्नलिखित कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई हम इनको अगर हटाना है तो इनकी सारी चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग अंग्रेज जो है हमारे यहाँ पर व्यापार के लिए आए हैं, व्यापार के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने जो है सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता से चल रहे स्कूलों का बहिष्कार किया सबसे पहले। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, आई थिंक इट इज़ विजिबल, ओके। फिर उन्होंने जो है विदेशी कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं का बहिष्कार किया, राइट। फिर उसके बाद सरकारी उपाधियां जो थी, अवैतनिक को पदों को त्यागा, स्थानीय संस्थाओं और सदस्यों ने त्याग पत्र दिया, विधानमंडल में होने वाले चुनावों में लड़ना बंद कर दिया और मत देना बंद कर दिया। जो सरकारी उत्सव थे, सभाएं थी, दरबारों थे, उनको बहिष्कार किया। और जो सरकारी न्यायालय, सरकारी में जो ब्रिटिश ने बनाए हैं, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया। और शराब की अवैध दुकानें बंद करवाई, ठीक है। चरखा सूती कपड़ा पहनने के लिए बोला, ठीक है। पंचायती और देशी न्यायालय स्थापित करने के लिए बोला, जहाँ के घरेलू मामले सुलझाए जा सके। स्वदेशी माल का प्रयोग करना और विदेशी माल को दूर बहिष्कार करना, छुआछूत के विरुद्ध प्रचार करना, उनको उस चीज़ को मिटा देना, और हिंदू मुस्लिम एकता का, ये सब उन्होंने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में जो है पॉइंट्स रखे। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है वो 4 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में क्या हुआ, प्रथम चरण में जो है सबसे पहले स्कूल और महाविद्यालय जो थे और न्यायालय थे, वो उनका बहिष्कार हुआ और चरखे का प्रयोग हुआ, जिसमें जो है सरकारी विद्यालय और जब उन्होंने छोड़े, तो जो भारतीय ने राष्ट्रीय आंदोलन जो बनाए थे इन्होंने, उसमें 800 राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश लिया। कलकत्ता और लाहौर में जो व्यापक छात्र आंदोलन हुए, उसमें शैक्षिक बहिष्कार हुआ और न्यायालयों का बहिष्कार हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के जो वकील थे, उन्होंने खुद ही जो है वकालत ही छोड़ दी उसके विरोध में। और विदेशी कपड़े का बहिष्कार, ये तो सबको ही पता है कि गांधी जी ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया और जो स्वदेशी कपड़ा पहनने के लिए लोगों को बोला, चरखा चलाने के लिए बोला कि आप अपने हाथ का बना कपड़ा बनाइए और उसे पहनिए। मतलब विदेशी जो नए नए तरीके के कपड़े हैं, उनका बहिष्कार कर दीजिए। अब ये सब चीज़ों का जब वो बहिष्कार कर रहे थे, तो उनका व्यवसाय बंद हो रहा था, तो उनको नुकसान होएगा। क्योंकि अंग्रेज लोग किस लिए आए थे यहाँ पर? पैसा कमाने के लिए आए थे। अब जब पैसा कमाने के लिए किस लिए आएंगे? जब यहाँ के बाजार उनकी चीज़ों को बहिष्कार कर देंगे, तो वो कहाँ से पैसा कमाएंगे? ठीक है। और जो लगान से वो दे रहे थे, तो गांधी जी ने लगान बंदी भी करवा दी। इसलिए जो है अंग्रेज लोग गांधी जी से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और उनको सबसे बड़ा नेता मानते थे, इसलिए उनके नाम के आगे महात्मा लगाया गया था, राइट। और आयात और निर्यात, जो आयात हो रहा था उसको भी बंद कर दिया गया। क्यों? जब विदेशी चीज़ कोई बिक ही नहीं रही है, तो आयात बंद हुआ गया, दुकानें बंद हुई, राइट। उसके बाद शराब की दुकानें बंद की गई है,
शराब के ठेके जो थे वो बंद किए गए। ये सब कार्य प्रथम चरण में हुए। द्वितीय चरण में क्या किया उन्होंने कि करोड़ों लोगों को सदस्य बनाया, भर्ती किया गया और उनको जो है भर्ती किया गया और करोड़ों रुपए जो है उन्होंने जमा भी किए सब लोगों से, राइट, ताकि 20 लाख चरखे लगाए और बांटे गए उसमें, और वो उसमें सफल भी हुए। 50 लाख सदस्यों की भर्ती की गई और बड़े पैमाने पे चरखे जो है लोकप्रिय हो गए और लोग खादी के बने कपड़े पहनने लगे। ओके, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो तृतीय चरण में क्या हुआ, तृतीय चरण में जो जुलाई के महीने में 1921 में मोहम्मद अली जो है उन्होंने एक ऐसा घोषणा भाषण दिया कि मुसलमानों को जो है अगर मुसलमान भारतीय विदेशी उसमें सैनिक होंगे तो वो अन्यायपूर्ण होगा धार्मिक स्तर पर। तो सारे जो मुसलमान जो सेना में थे उन सब लोगों ने त्याग पत्र दे दिया और जब मोहम्मद अली ने ये कार्य कराया तो उनको क्या किया, तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी अभियान प्रिंस वेलेंस के दौर के खिलाफ हुआ था। ठीक है, और जब प्रिंस वेलेन आए थे यहाँ पर तो उनका जो है पूरे शहरों ने हड़ताल और प्रदर्शन ये सब सारे किए। चौथे चरण में क्या किया, तो खिलाफत आंदोलन हो रहा था। अच्छा, मैंने खिलाफत आंदोलन भी नहीं पढ़ाया ना, आई थिंक अभी खिलाफत आंदोलन भी बताती हूँ। खिलाफत आंदोलन जो हो रहा था, खिलाफत आंदोलन में क्या था, जो मुसलमान थे हजरत मोहानी वो भी इस आंदोलन में जुड़ गए। भारत के जो खिलाफत आंदोलन थे, अब क्रांतियों ने प्रांतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्वीकृति दे दी गई है, मतलब को स्वतंत्र राज्य की मांग करने लगे। तो बड़े पैमाने पर लोग जो है एकत्रित होने लग गए, राइट, बैठकें होने लग गई, स्वयंसेवी दलों का निषेध हुआ। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, उनका दमन किया। ठीक है, अब गांधी जी को यहाँ पर डर लग गया था कि कहीं अब ये सारे मुसलमान खिलाफत आंदोलन वाले भी जुड़ गए, हिंदू भी जुड़ गए और जो अंग्रेज है वो इनके लोगबंदी ना करवा दे, यानी कि लोगों के समूह जहाँ पर एकत्रित होते हैं उनके ऊपर जो है विरोध ना कर दे कहीं उन पर। तो जब अंग्रेजों ने उनका विरोध किया, लाठीचार्ज किया, तो जो भारतीय क्रांतिकारी थे उसमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ऐसी एक घटना थी चौरा चौरी घटना में क्या हुआ, जो 5 फरवरी 1922 को हुई थी चौरा चौरी घटना, जिसमें क्या किया था, प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया और पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चलाई और उन्होंने जो है उनके पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे कई पुलिसकर्मियों मृत्यु हो गए। अब गांधी जी जो थे वो हिंसा का प्रचार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अहिंसा की घटना जो है उन्होंने कर दी है। तो फिर गांधी जी को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया 6 साल के लिए। तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। अब जो ये आंदोलन चल रहे हैं, इसमें गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उसका जो मेन कारण है वो क्या था, रॉलेट एक्ट था, राइट। रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि जो भी देशद्रोही या कुछ भी मुकदमा दायर किए बगैर अगर कोई भी वैसा कार्य करता है अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उनको मुकदमा दायर किए बगैर उनको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के लिए जो है में जो भी मतलब क्रांतिकारी कार्य करेगा, चाहे वो पत्रिका निकालेगा, ठीक है, चाहे वो लोगों को जन आंदोलन करवाएगा, तो उसको किसी को भी वो बिना उसके मुकदमा दायर किए जेल में डाल देते थे, राइट। तो उसलिए क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 में इसी के उसमें रॉलेट एक्ट के विरुद्ध उसमें 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। क्योंकि रॉलेट एक्ट एक विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुआ, परंतु पंजाब की जनता पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। पेज नंबर 59। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, फिर मैं आपको जो है
रॉलेट एक्ट के बारे में बताऊंगी, सॉरी, खिलाफत आंदोलन के बारे में बताऊंगी। मुझे आई थिंक जलियांवाला बाग कोर्स में तो है, बट कहीं पर भी जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में कभी आया नहीं है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि ये आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या था आखिर। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि जो रॉलेट एक्ट के तहत रॉलेट एक्ट लगा था, तो रॉलेट एक्ट में जो है पंजाब के ऊपर जो है कुछ ज़्यादा ही अत्याचार कर रहे थे पंजाब के लोगों के, क्योंकि वहाँ की जनता क्या थी, आधे से ज़्यादा जो पुरुषों को जो है सेना में भर्ती किया हुआ था, ठीक है। तो उन पे जो है जनरल जो है नील द्वारा अत्याचार जो है बढ़ता ही जा रहा था। तो 6 अप्रैल को हड़ताल हुई और पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर के अभियान को ठेस लगी। तो उन्होंने जो है किचलू और सत्यापाल को जो है निर्वासन का दंड दिया, उनको जो है निकाल दिया गया था। तो उसके रोष में आकर जो है स्थानीय नेताओं ने, जो 2 नेताओं थे, उनके निर्वासन पे जो है उन्होंने खिलाफ मोर्चा कर दिया। अब उनको पता नहीं था कि रॉलेट एक्ट लगा हुआ है और वो मोर्चा कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन पे फायरिंग कर दी। अब फायरिंग कर दी तो 10 अप्रैल को जो है उन्होंने क्या किया, स्टेशन, डाक खाने, ये सब पर आक्रमण करके उनको तोड़ फोड़ दिया। फिर जो जनरल डायर था उसको गुस्सा आया और उन्होंने जो है वहाँ पर क्या लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगा दिया तो मार्शल लॉ लगा दिया तो 2 दिन तक कोई भी शहर में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी थी, लोग जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उसके निकट ही जलियांवाला बाग में जो है लोगों का जनसभा आयोजन किया गया और स्थानीय निवासी और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर शामिल हुए और थोड़े बहुत क्रांतिकारी भी जो है इसकी सभा में वहाँ पर शामिल हुए। तो भीड़ में जो है जब पता चला जनरल डायर को कि भीड़ इकट्ठित हो रही है और मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो उन्होंने क्या कर दिया, सारे के ऊपर अंधाधुंध गोली चला दी, तो जिसमें 379 लोग मारे गए और लगभग 1200 लोग घायल हो गए। तो सोचो कितने लोग थे वहाँ पर, 1300-1400 के करीब लोग थे और पूरे के पूरे इतने लोग जो है मरे और घायल हो गए। तो इस हत्याकांड के बाद भारतीयों में रोष फैला और बर्बरता और जुलूस ढाल गया और संपूर्ण ब्रिटिश सरकार की जन विद्रोह नीति के विरुद्ध हाहाकार मच गया। राइट, अब आपके पास जो है लास्ट आ जाता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, आपको इससे पहले जो है खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य कारण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खिलाफत आंदोलन जो है वो उसका मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध। इस आंदोलन के नेता जो थे, जो भारत में ये आंदोलन हुआ था, उसके मौलाना मोहम्मद अली जौहन, मौलाना शौकत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजल खान और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। ठीक है, इसका जो मेन प्रथम कारण था वो आप ध्यान से समझिए। तो प्रथम विश्व युद्ध था वो किन के बीच में हो रहा था, इन दो ग्रुपों के बीच, सार्विया और ऑस्ट्रिया। सार्विया के अंदर जो जो देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, अमेरिका और रूस था। ऑस्ट्रिया के साथ जो देश थे, जर्मनी, तुर्की और हंगरी। इनके बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें कि ऑस्ट्रिया की हार हुई और जो तुर्की के राजा थे ऑटमन जो साम्राज्य था वो जो है हार गया और ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर जो है अपना ही मनमानी समझौता, शांतिपूर्ण समझौता से इसको अपने कब्जे में लेने की शर्तें दी गई। राइट, तो इस शर्त में जो है उन्होंने, इसको सेवर्स संधि कहते हैं। राइट, तो इसमें जो है उन्होंने शर्त रखी कि हम जो है तुमको शांतिपूर्वक जो है तुमको साम्राज्यवाद करेंगे। और उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारे यहाँ पर खलीफा है उसके साथ हम सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे, खलीफा के साथ जो है सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे। और दंड में जो है उन्होंने क्या किया, बहुत अधिक कठोर राशि, मतलब ज़्यादा पैसा भी लिया। और उन्होंने क्या किया, जो मुसलमानों के वहाँ पर जो मस्जिदें थी, जो वहाँ की अच्छी अच्छी दरगाहें थी, मतलब जो भी उनके इबादत की जगह थी, उनको तोड़ फोड़ दिया, वहाँ का विभाजन किया तुर्की का। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, भारतीय मुसलमान सब भड़क गए।
अब खलीफा कौन थे? खलीफा समझ लो कि जो मुसलमानों का जैसे संत होता है, जो सबसे प्रमुख नेता होता है, जो सबसे प्रमुख होता है ईश्वर की भक्ति का, जिसे संत बोला जाता है, वो थे। तो उसको जो है पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं वो उसको अपना भगवान मानते थे। तो मुसलमान भारत में बहुत अधिक हैं। तो मुसल जो भारतीय मुसलमानों को जब पता चला कि इन्होंने हमारे जो भगवान खलीफा हैं उनके साथ इतना अत्याचार किया है, वहाँ की सारी इमारतों को तोड़ दिया गया है, तो ब्रिटिश सरकार खलीफा पर अपमानजनक शर्तें थोप दी है। तो भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। ठीक है? इस आंदोलन में कौन-कौन थे? ये मैंने आपको नाम बता दिए हैं, राइट? तो उस समय जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम जो है हिंदू मुस्लिम को एक कर सकते हैं, राइट? जिसमें कि उनमें एकीकरण की भावना, राष्ट्र की भावना जला सकते हैं, यानी कि मुसलमानों के मुद्दे पर हिंदू भी उनका साथ दें। इसलिए गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन के साथ हुए और उन्होंने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया, राइट? और इस खिलाफत आंदोलन का क्या उद्देश्य था, जो 2 साल तक चला, कि खिलाफ खलीफा के सम्मान और शक्ति और सर्वोच्च की स्थापना करना, ये उनका उद्देश्य था। तो ये कार्य जो है गांधी जी ने किए और ये आंदोलन उन्होंने चलाए, ठीक है? और गांधी जी के इस आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है? महिलाओं की भूमिका जो है वो आपको पता ही है कि उन्होंने भूमिगत रेडियो में उनका साथ दिया। सरोजिनी नायडू, झांसी की रानी, पंडिता रमाबाई, इन सब ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत साथ दिया। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको एमए हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।